ट्रंप ने 25% टैरिफ और लगा दिया है। जो उन्होंने कहा था वो साबित हो गया सही। और अब 50% टोटल टैरिफ हो गया है इंडिया पर। बिहार का इलेक्शन आ रहा है एंड द ऑपोजिशन इज गोइंग टू यूज दिस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी कि भाई आपने पर्सनल रिलेशंस की इतनी बात की वगैरह वगैरह। इंडिया कांट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब जब 25% जब टैरिफ लगा था तो इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे कि इस पे इंडिया को $30 बिलियन का नुकसान होगा ओवरऑल। और जो लोग समझ रहे हैं कि ही स्टूपिड या बेवकूफ, they are going to pay a heavy price in the long run. So ट्रम्प का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द फर्स्ट टर्म was his own people who were setting the agenda. जो आप डीप स्टेट कहते हैं वो डीप स्टेट को उसने कैबिनेट में लेकर आ गया। इस बार जो बंदे लेकर आए हैं they are not bricks, they are accelerators. वो उसी की तरह सोचने वाले हैं। देखिए, this is a cabinet of billionaires. अमेरिका इज लाइक अ सुपर हीरो, उसको साइड किक चाहिए। तो ये बैटमैन बनेंगे, इंडिया विल बी द रॉबिन अगेंस्ट चाइना। ये वनडे क्रिकेट मैच समझ ले और 22 ओवर बाकी हैं। क्या नौकरियां जाने वाली हिंदुस्तान में? रेवेन्यू गिर जाएगा। दैट मींस दे विल फायर पीपल बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग एज मच। छोड़ दें बीजेपी को, छोड़ दें मोदी को, छोड़ दें, बट इंडिया के लिए दिस इज गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग बिकॉज दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। नितिन जी, ट्रम्प हैज डन समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। 2016 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आए थे, तो हिंदुस्तान में ये एक जज्बा था कि कोई हिंदुस्तान का दोस्त है जो व्हाइट हाउस में आया है। 2016 से 2020 तक ये बात ठीक ठाक ही चलती भी रही, लेकिन इसके बाद अब जब डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं तो लग नहीं रहा कि ये वही ट्रंप हैं। कुछ अलग तेवर हैं उनके, और बहुत साफ कहूं तो मुसलसल हमला कर रहे हैं वो इंडिया पर, इंडियंस पर, उनकी नौकरियों पर, उनकी कंपनियों पर। और अब तो उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया। बर्दाश्त कर लिया क्योंकि पूरी दुनिया कर रही थी। लेकिन साहब, अब वो इसलिए भी 25% टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि हम रशिया के साथ हैं। साथ कैसे हैं कि उनका तेल खरीद रहे हैं। पहले तो बाइडेन कहते रहे कि खरीदिए, इसलिए खरीद रहे थे। लेकिन अब जब ट्रंप साहब आए हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं है इस बात से। वो कह रहे हैं नहीं खरीदना चाहिए था और अब भी मत खरीदिए। तो इल्ज़ाम भी लगाए हैं कुछ, पर पहली बार है कि हिंदुस्तान ने पलटकर जवाब दिया है। इस जवाब के बाद अभी-अभी खबर आई कि 25% टैरिफ और सज़ा के तौर पर चस्पा कर दिया है हिंदुस्तान पर। तो हमने बात की है प्रोफ़ेसर मुक़्तदर खान से, थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो डिलावेयर यूनिवर्सिटी में जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, हमारे पहले मेहमान भी रहे हैं। कॉन्वर्सेशंस करके एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो हमने सोचा कि ये स्पेशल पॉडकास्ट किया जाए क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए तो है ही है। बहुत तरह के असर पड़ेंगे इससे हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तानियों पर। तो इस पॉडकास्ट को सुनिए और समझिए कि जो टैरिफ वॉर है अब कितनी संगीन होती चली जा रही है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच नितिन। और शुक्रिया बहुत-बहुत डोनाल्ड ट्रंप का कि आपकी हमारी मुलाकात अब इतनी जल्दी-जल्दी होने लगी है। उनकी बड़ी इनायतें हैं हम सब पर। सर, अब जो हाल फिलहाल बयान आया है, वैसे तो अब दुनिया में मैं साफ-साफ आपसे कहूँ अगर, सीरियसली लेना छोड़ दिया है लोगों ने उन्हें, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बहुत सीरियस है। इनफैक्ट मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि उनकी टैरिफ की सनक ने, जो वो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं अमेरिका के लिए कितना लाभदायक होगा, लेकिन कुछ अफ्रीकन नेशन पर वो भारी पड़ी है। वाक़ई कुछ गरीब देशों पर मुसीबत की तरह टूटी है उनकी ये सनक। और मुझे नहीं पता कि एक दूरगामी परिणाम क्या होंगे। मैं जानता हूँ अमेरिका में अभी हाल-फिलहाल के परिणाम जो हैं, वो तो उनके पक्ष में ही लग रहे हैं। लोग खुश हैं कि चलिए कोई आया जो सीधा कर रहा है सबको। मगर अभी जो उन्होंने भारत को लेकर ख़ासकर बोला, तो ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एपिसोड कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो हम ट्यूसडे एंड थर्सडे करते हैं, मगर आज वेडनेसडे है, तो सोचा ये बात जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वो भारत को ख़ासकर टारगेट करने लगे हैं अब। पहले तो ये था कि सबको कर रहे थे, तो हम भी उनमें एक थे। अब तो वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, भारत का नाम ले रहे हैं। तो मेरे कुछ विद्वान मित्र कह रहे थे कि इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है इस पर भी, क्योंकि ट्रंप ऐसा करते रहते हैं, बाह मरोड़ते रहते हैं। आपने भी पहले भी बात की थी। पर कुछ कह रहे हैं कि नहीं, अब आप इसे थोड़ा सीरियसली ले सकते हैं, क्योंकि वो कहकर आए थे कि वो वॉर रुकवा देंगे। और अगर अब उन्हें लग रहा है कि भारत की वजह से रशिया को थोड़ी ताकत मिल रही है, तो ये एक सीरियस चीज़ हो सकती है। अब ये टैरिफ से थोड़ा आगे की बात है। ये मेरी कुछ ओपनिंग थी। मैं चाहता था कि एक बात मैं सेट कर दूँ, टोन सेट कर दूँ पॉडकास्ट की, मैं बात किस पर करना चाहता हूँ।
तो मैं चाहूँगा पहला जवाब इस पर कि क्या उन्हें सीरियस लेने की ज़रूरत है? क्या टैरिफ से थोड़ा आगे बात चली गई है या अब भी हम उन्हें वैसे ही ले जैसे लेते रहे हैं कि ठीक है ट्रम्प साहब हैं, आज कुछ कल कुछ? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ट्रम्प बोलते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पीपल आर थिंकिंग कि ही कैन बी इग्नोर्ड। लेकिन वो उनके नेगोशिएशंस टैक्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने इस हफ्ते स्विट्ज़रलैंड पे 39% टैरिफ लगा दी। हालांकि स्विट्ज़रलैंड का ऐसा कोई अमेरिका पे भारी टैरिफ का बर्डन नहीं था, लेकिन डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है और स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका के साथ नेगोशिएट नहीं किया। लेकिन वो 39% लगाते ही लोग दौड़े दौड़े भागा आए हैं एंड दे हैव कम टू नेगोशिएट विथ हिम। अगर आपको याद है, इंडोनेशिया पे 42% लग गया था, तो उसके बाद जब इंडोनेशिया इनके साथ आके नेगोशिएट की तो फिर वो उसको उठा के वो 19% कर दिया एंड ही गॉट अ डील। तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प एक बार कहते हैं कि मैं आप पे 25% टैरिफ लगा रहा हूँ या 145% जहाँ चाइना पे चला गया था, एंड देन व्हेन ही रिवर्सेस इट, ही इज़ नॉट रिवर्सिंग इट, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं वो, उनको कुछ मिल रहा है इसलिए वो रिवर्स कर रहे हैं। So that is something that the media is not covering कि he is achieving his goals। जैसा चाइना के साथ भी जो अब negotiations चल रहे हैं, ultimately he will get something, then he will change the shift। इंडिया के साथ ये हुआ है कि जब से उन्होंने इंडिया पे 25% टैरिफ इम्पोज किया है, देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस इन नेगोशिएशंस। उसके बाद से अगर आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रम्प की के नेगोशिएटर्स वे सपोज टू कम टू इंडिया, फिर पीयूष गोयल के टीम भी जाने वाली थी अमेरिका, तो वो नहीं हुआ अभी तक। देयर हैज़ बीन ए हॉल्ट इन नेगोशिएशन। सो बिहाइंड द सीन्स वर्चुअल डिस्कशंस चल रहे हैं और उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है ऑन मेनी लेवल्स। जो डोनाल्ड ट्रम्प डिमांड कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी खोला जाए, अमेरिका के सोए बीन्स को ले लें, वो उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है इंडिया के तरफ से। फिर डोनाल्ड ट्रम्प जो F-35 को जो ऑफ़र किया था कि इंडिया ख़रीद लें, तो इंडिया ने उसको भी इनकार कर दिया है। सो देयर इज़ नो प्रोग्रेस ऑन रिडक्शन ऑफ डेफिसिट्स या ओपनिंग ऑफ मार्केट्स। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की इंडिया के ख़िलाफ़ जो शिकायतें हैं वो 3 गुना शिकायतें थी बिसाइड्स द रशियन इशू। ये तो नया मुद्दा इन्होंने ऐड किया है। जो पहले 3 मुद्दे थे, एक ये था कि डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $48.5 बिलियन का है। डोनाल्ड ट्रम्प डेफिसिट को एज ए हार्म समझते हैं अमेरिकन इकॉनमी के लिए, और जब वो देखते हैं सिचुएशन, वो समझते हैं कि हम इंडिया पे 3-4% टैरिफ लगाते हैं, वो हम पर 17-18% ऑन एन एवरेज टैरिफ लगाते हैं। यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है जो कह रहे हैं कि टैरिफ ख़राब है, तो स्कॉट बेसेंट का एक सिंपल सा सवाल है जिसका किसी ने जवाब ठीक से अभी दिया नहीं, कि इफ़ दे आर सो बैड देन व्हाई डू दे इम्पोज इट। अगर टैरिफ इतनी बुरी चीज़ है तो इंडिया क्यों टैरिफ लगाती है? ये सारे जो अमेरिका के गुड्स पे, जापान से लेके यूरोप तक, इन लोगों ने टैरिफ जब लगाए तो ठीक है, और हम लगाते हैं तो इट इज़ बैड। सो दैट इज़ वन क्वेश्चन जिसका इकोनॉमिस्ट आर नॉट एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। वो सब जब समझते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी के बलबूते पे ग्लोबलाइजेशन चला है, इट हैज़ बीन अ वन वे टिकट, और अगर अमेरिका टैरिफ लगा देगा तो आपको याद है गीता गोपीनाथन जो थी, जो नंबर 2 एट IMF, उसने स्टैनफोर्ड में एक लेक्चर दिया था। उसका एस्टिमेट था कि 7% से GDP दुनिया की कम हो जाएगी। 7% यानी वी आर टॉकिंग अबाउट $8 ट्रिलियन ऑफ लॉसेस, श्रिंकेज इन द इकोनॉमी। दो चीज़ें, एक तो टैरिफ और फिर ये जो चाइना अलग अमेरिका अलग जो हो जाएंगे, 2 स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी अगर बन गए तो $7-8 ट्रिलियन यानी 2 इंडिया कम हो जाएंगे दुनिया से, एंड दैट विल हर्ट एवरीबॉडी। और जो तीसरी चीज़ से जो नाराज़ है डोनाल्ड ट्रम्प, वो ये है कि इंडिया ना सिर्फ टैरिफ ज़्यादा लगाता है बल्कि इंडिया के नॉन ट्रेड बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से अमेरिका के सर्विस इंडस्ट्रीज़ और दूसरे जो बिजनेसेस है, दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट इन इंडिया उस फ्रीडम से जिस फ्रीडम से TCS, विप्रो वगैरह अमेरिका में ऑपरेट करते हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स पे भी डोनाल्ड ट्रम्प इज़ नॉट हैप्पी। तो इंडिया सबसे लंबा नेगोशिएशंस चल रहा है। देखिए, इंडिया तो डोनाल्ड ट्रम्प के स्वेरिंग इन से पहले से शुरू हो गया था प्रिपरेशन टू डील विद दिस इशू और नेगोशिएशंस। तो इंडिया पिछले 5.5-6 महीने से नेगोशिएट कर रहा है।
बट इट्स नॉट मूविंग, और थोड़ा मूवमेंट स्लो है। सुना कि इंडिया इज़ वेरी स्लो इन रिस्पॉन्डिंग फॉर एवरी न्यू आइडिया, न्यू इनिशिएटिव, अनलाइक दूसरे कंट्रीज जहाँ पे बाद वक्त डील सिर्फ 3-4 हफ्तों में बन गई। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये लोग जो समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खाली हवा में बातें करते हैं, जब 6 महीने के बाद इसके बाद और एक हम करेंगे मैं जब वी विल हैव द एक्चुअल डेटा ऑन किस इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा। देखिए, अगर आपके गुड्स 25-30% से बढ़ जाते हैं, अगर लेट अस से खुदा ना खास्ता, लेट अस होप नॉट, बट अगर ये 25% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगे रहते हैं तो इंडिया बिकम्स लेस कम्पिटिटिव देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑन मेनी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि बांग्लादेश का 20% है, पाकिस्तान का अब 19% हो गया है। एक एरिया जहाँ पे compete करते हैं, जहाँ के कपड़ों का, गारमेंट्स का मिसाल लें आप, देखिए। सो इन दैट एरिना में what is going to happen is कि India will become less competitive than its own neighbors. वियतनाम का 20% है, तो एप्पल माइट थिंक कि भाई अगर इंडिया में 25% परमानेंट रहे तो मैं फिर ये आईफोन यहाँ क्यों मूव किया हूँ, जबकि मैं एप्पल का लैपटॉप और एप्पल का जो आईपैड है वो दोनों वियतनाम में बन रहे हैं आजकल। तो दे कैन डिसाइड कि वी विल मेक ऑल 3 आइटम्स इन वियतनाम और 20% इज चीपर देन 25%। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो खाली छोटी बात है ना नितिन, मुझे इस बात का डर है कि फॉर द फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप हैज लुक्ड एट द फाइन प्रिंट विथ इंडिया। ये जो नेगोशिएशन जो लंबे चल रहे हैं ना, तो कई बार मुझे लगता है कि बेसेंट और जो दूसरे नेगोशिएटर्स है, ग्रेयर है उनका नाम, दे मस्ट हैव ब्रीफ ट्रंप ना कि यहाँ पहुँचे, तो उसमें उसको डिटेल्स मालूम हो गए। एंड आई थिंक आफ्टर लुकिंग एट द डिटेल्स he must have reached the conclusion that India is not our friend. It is taking advantage of our markets, it's taking advantage of our technology, taking our jobs, but not giving us much. अगर वो डिसीजन उनको लिया है तो then उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। मैं इंडियन मीडिया को काफ़ी वॉच कर रहा हूँ इस पर नितिन, और उन्होंने क्या किया है, कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है चीज़ों को। So when they look at trade, they are just looking at the trade. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल मार्को रूबियो ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो लोग अमेरिका की वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे वो $15,000 का बॉन्ड उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और वो $15,000 का जो बॉन्ड है, अगर आप एक भी दिन ओवरस्टे कर लिए अपना वीज़ा तो वो चला जाएगा 15,000। और पिछले 2-3 साल में जो थर्ड हाईएस्ट इलीगल माइग्रेंट्स जो अमेरिका को आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, और इंडिया से जो लोग आ रहे हैं वो नॉर्थ से, कनाडा से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं, लेकिन वो वीज़ा ओवरस्टे भी करते हैं, क्योंकि इंडियंस को वीज़ा मिल जाते हैं, वो ओवरस्टे करते हैं, इवन एज स्टूडेंट्स, इवन एज बिजनेसमैन वगैरह। इंग्लैंड में तो आपको याद है कि इंडिया के साथ जो यूके की ट्रेड डील थी वो ऋषि सुनक के ज़माने में इसलिए फाइनलाइज नहीं हो सकी क्योंकि वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज कि सबसे ज़्यादा ओवरस्टे जो कर रहे थे यूके में वो इंडियंस थे। तो ये इमिग्रेशन का एक इशू है। मार्जरी टेलर ग्रीन जो एक वेरी इंपॉर्टेंट मैगा मेंबर है कांग्रेस की, जब उसने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा, सोशल ट्रूथ का पोस्ट अबाउट टैरिफ्स, उसने जो उसको रीपोस्ट किया, उसमें शी टॉक्ड अबाउट कैंसलिंग H-1B वीज़ास। उसने पेनल्टीज़ की तौर पर शी वाज हिंटिंग टू ट्रंप कि पेनल्टीज़ में आप H-1B को भी ले लें, बिकॉज जो पेनल्टीज़ वो अनाउंस करें हैं अभी डिसाइड नहीं किया उन्होंने कि इट इज़ जस्ट टैरिफ्स और इट कैन बी नॉन टैरिफ बेस्ड भी हो सकते हैं ना पेनल्टीज़ रशिया को लेकर। इंडिया के लिए मुश्किल ये हो गया है, देखिए इंडिया वाज नेगोशिएटिंग कि भाई हम मार्केट्स नहीं खोलते हैं, आप टैरिफ्स कम करें। अब पेनल्टीज भी आ गया तो इंडिया की मांग एक और बढ़ गई है। तो आप सोचिए कि व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग, तो अब ट्रंप कैन से ओके आई विल नॉट इम्पोज पेनल्टीज बट आई विल कीप 25%। तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है ना नेगोशिएशंस के टेबल पर। सो ही इज़ एट एन एडवांटेज इन नेगोशिएशंस, और जो लोग समझ रहे हैं कि ही इज स्टूपिड या बेवकूफ़, दे आर गोइंग टू पे ए हैवी प्राइस इन द लॉन्ग रन। अमेरिकन्स विल ऑल्सो पे, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि tariffs will go to the American consumers. मिसाल के तौर पे
हम लोग काफ़ी इंडियन फूड खाते हैं जो सारा का सारा इंपोर्ट होता है, हाँ, ठीक है। चुड़वा ले लें आप, ट्रीट्स ले लें, हमारे सारे स्नैक्स सब इंडिया से आते हैं। अब उस लेट्स से कि वो $100 के हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो 125 हो जाएंगे। अगर वो 125 हो गए तो शायद हम लेना बंद कर दें, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है, दे विल गिव अ डिस्काउंट टू द इंपोर्टर, एंड द इंपोर्टर विल ऑल्सो गिव अ डिस्काउंट टू द कंज्यूमर। यानी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उनके प्रॉफिट मार्जिन पे भी असर डायरेक्टली पड़ सकता है। सो दे मे एब्जॉर्ब द टैरिफ ताकि डिमांड ना कम हो। तो समझे ना आप, तो अगर टैरिफ लग जाते हैं तो देयर पीपल विल स्टार्ट बाइंग अदर स्टफ, यू नो, जैसा कि कार्स अब मजबूरन वो अमेरिकन कार्स लेना शुरू कर देंगे। अगर 25% जर्मन कार्स पे टैरिफ, 15% जो है, इट विल मेक फॉरेन। और एक उन्होंने जो लॉ पास किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्स खरीद रहे हैं तो अमेरिकन कार्स, जैसा कि आप इंटरेस्ट पे लेते हैं ना लोन लेकर, तो हम जो लोन लेंगे टू बाय एन अमेरिकन कार, वो लोन विल बिकम टैक्स एग्जेम्प्ट। तो अगर मैं समझिए $30,000 की कार लेता हूं और 25,000 उस पर लोन ले लिया, तो वो 25,000 लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो मेरे टैक्स से कट जाएगा। बट अगर मैं बाहर की कार लेता हूं तो एक तो उस पे टैरिफ महंगी, प्लस उसका जो लोन है उस पे मुझे आपको टैक्स कोई माफी भी एग्जेम्पशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। सो दे आर डूइंग इट वेरी क्लेवरली, इट्स नॉट, मतलब उनको अंडर एस्टिमेट ना करें सर। लेकिन जी। जो जी मैं देखिए, ट्रम्प पहली बार तो राष्ट्रपति बने नहीं है, और जी हाँ, ऐसा तो है कि ट्रम्प पहले भी बिजनेस करते थे, जानते थे, और ये भी जी नहीं हाँ, है कि इकोनॉमिक पॉलिसी की समझ कोई ताज़ा ताज़ा पैदा हुई हो। जी हाँ। वो 4 साल, ये 4 साल में फिर इतना अंतर क्यों है? अचानक से वो इंडिया उन्हें दुश्मन दिखाई देने लगा है, या वो फ्री ट्रेड की बात जो यूएस से करता था, अब वो खुद ऐसे संरक्षणवादी नीतियां अपनाने लगा है। बदला क्या है फिर? आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट को अपना टीम में लेकर आए थे, हम्म ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि मतलब मैं जो फर्स्ट टर्म के जो जो उनके एलाइज थे उनके कैबिनेट में, आपको याद है कैबिनेट ऑफ जनरल्स बोल के पहला अनाउंसमेंट हुआ था, क्योंकि 4 जनरल्स कुछ थे उनके कैबिनेट में, चीफ ऑफ स्टाफ भी, डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह। तो ही ब्रॉट इन, मतलब जो स्टालवर्ट रिपब्लिकन्स थे, लेकिन वो स्टालवर्ट रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सो दे वर एक्टिंग लाइक ए ब्रेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि जॉन बोल्टन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसके अलग ही इंटरेस्ट थे। उसने ही कंप्लीटली टुक ओवर द ईरान पॉलिसी, और उसने ऐसे ऐसी चीज़ें की जो ट्रंप डिडंट वांट इट। सो ट्रंप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द फर्स्ट टर्म वाज हिज ओन पीपल हु वर सेटिंग द एजेंडा। जो आप डीप स्टेट कहते हैं, वो डीप स्टेट को उसने कैबिनेट में लेकर आ गया था। तो वो समझ गया कि फर्स्ट टर्म में कि इट इज नॉट एनफ फॉर मी टू बी प्रेसिडेंट एंड हैव माय आइडियाज एंड पॉलिसीज, आई नीड ए टीम व्हिच विल वर्क विद मी। अच्छा। तो हाँ, इस बार जो बंदे लेकर आए हैं, दे आर नॉट ब्रेक्स, दे आर एक्सेलरेटर्स। वो उसी की तरह सोचने वाले हैं। देखिए, दिस इज ए कैबिनेट ऑफ बिलियनर्स, नॉट ए कैबिनेट ऑफ जनरल्स। इसमें 4 बिलियनर्स है जो नेगोशिएट कर रहे हैं, वो सारे बिलियनर्स है। बाय द वे, स्कॉट बेसेंट को ले लें या हॉवर्ड लटनिक को ले लें, ये सब $2 बिलियन की इनकी हैसियत है। दे आर ऑल पीपल हु थिंक लाइक हिम एंड दे आर ऑन द सेम पेज। तो उसमें क्या हो रहा है कि व्हेन दे लुक एट द इंडिया डील, दे आर लुकिंग एट जो नेगोशिएशन में, दे आर लुकिंग एट इट एज इफ ट्रंप इज लुकिंग एट इट। जो पहले जो नेगोशिएशंस होते हैं, पहले भी ट्रंप ने, आपको याद है, हार्ले डेविडसन को लेके पहले टर्म में बहुत गड़बड़ की थी इंडिया के खिलाफ, लेकिन उसमें उसको तफसील नहीं बताई गई बाय हिज ओन टीम कि ये तो कुछ नहीं है, हार्ले डेविडसन तो बिकता भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट, द रियल डील इज हियर कि इंडिया इज ब्लॉकिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स अमेरिका के लिए। देखिए, जब पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप वेंट आफ्टर चाइना, तो चाइना ने सोया बीन्स खरीदना छोड़ दिया यूएस से, और ब्राज़ील में सोया की इंडस्ट्री शुरू करवा दी। तो ब्राज़ील सोया ग्रो करना शुरू कर दिया और चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से अमेरिकन फार्मर्स का बहुत नुकसान हुआ। सो ही हैज़ लर्नड हिज लेसन्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, एंड द सेकंड टर्म वो ही हैज़ अ टीम जो उसके साथ है। दे मे बी बैड फॉर अमेरिका बट दे आर गुड फॉर ट्रंप एजेंडा, ये बात साफ ठीक है। है।
आपको ठीक है। याद होगा कि जब ट्रम्प की कैबिनेट अनाउंस हुई थी, इंडिया में तो ऐसा समझ रहे थे कि भाई ये तो आरएसएस की टीम बन गई है। यहाँ पे काश पटेल है। आपने कभी देखा है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए डिफरेंट कंट्री, उनको भगवत गीता दे रही है? तो ऐसा समझ रहे थे कि इंडिया का एक स्टेट बन गया है अमेरिका। अब देखें कहाँ हैं वो लोग सारे के सारे। विवेक रामास्वामी को अमेरिका के बिहार को भिजा दिया उन्होंने कि जाओ वहाँ से आप इलेक्शन लड़ो। ओहायो इज लाइक द बिहार ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसको तो तुलसी गैबर्ट को तो उन्होंने बुलाते भी नहीं है स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स में। शी इज बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीटिंग जो कैंप डेविड में डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 किए थे ईरान के जंग के वक्त। शी वॉज नॉट इवन इन्वाइटेड, विच इज़ क्वाइट ए शॉक। फिर तो CIA के डायरेक्टर को एलिवेट कर दिए है बिकॉज ही इज मोर ऑन द ट्रंप एजेंडा। So he has learned how to get what he wants. This is the biggest difference between Trump 1 and Trump 2. ओके। अगर 2016 से फिर पहले की बात करूँ, जब ट्रंप नहीं आए थे व्हाइट हाउस में, जी उसके पहले जो इंडिया को फिर लेवरेज मिल रहा था इस मामले में, क्या हम ये माने कि इसके पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी नीतियां ज़्यादा उदार थीं, या फिर अगर ट्रंप की भाषा में कहूँ तो वो सब बेवकूफ़ लोग थे, उन सब ने अमेरिका के खिलाफ काम किया, अमेरिका विरोधी थे? देखिए, ट्रंप एक फंडामेंटली एक अजम्पशन उनका बहुत गलत है, जो मैंने जी। अभी अपने एक चैनल पे एक शो किया कि ट्रंप इज़ रॉन्ग। ग्लोबलाइजेशन अमेरिका के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जितना ट्रंप कह रहे हैं। मैं आपको ओके। एक मिसाल देता हूँ। हम्म। इंडिया में इतनी धूम हो रही है कि इंडिया बन गई है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट? हम्म। तो इट इज़ द $4 ट्रिलियन पे साल के अंत तक इंशाल्लाह इंडिया विल ओवरटेक जापान एंड बिकम द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑल्सो विथ ए $4.2 ट्रिलियन GDP। आपको पता है कोविड के बाद से अमेरिका की इकोनॉमी $9 ट्रिलियन से बढ़ी है। अगर आप 2021 का US GDP देखते हैं, इट इज़ $21 ट्रिलियन, और आज का GDP देखते हैं, इट इज़ $30 ट्रिलियन। यानी अमेरिका ने पिछले 5 साल में 2 इंडिया और 1 सऊदी अरेबिया ऐड किया है टू इट्स इकोनॉमी। सोचिए आप, इतनी Definitely. बड़ी ग्रोथ हुई है अमेरिका की। अमेरिका की जो GDP है पिछले 5 साल में इट हैज़ गॉन फ्रॉम $65 to $89,000, और आपकी इंडिया की 2000 से $2,800। सो अमेरिका, इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमेरिका इज़ नॉट गेनिंग। चाइना भी गेन कर रहा है, लेकिन चाइना सिर्फ एक इंडिया ऐड किया है 5.5 साल में। इट वेंट फ्रॉम 14 to $18 ट्रिलियन। यानी अमेरिका, बड़ा। चाइना की जितनी हाँ। चाइना की जितनी ग्रोथ हुई उसका एग्जैक्ट डबल ग्रोथ हुआ है अमेरिका का। चाइना ग्रू बाय $4.5 ट्रिलियन। बड़ा सरल ढंग से आपने अमेरिका समझा ग्रू दिया। बाय, हाँ, वरना लोग कह रहे हैं, परसेंटेज में आप, हाँ, वरना जो परसेप्शन है वो ये है कि चाइना इतनी तेज ग्रो कर रहा है कि यूएस पीछे रह जाएगा, अभी नहीं रहेगा लेकिन कुछ वक्त में पीछे रह जाएगा। बड़ा आपने बड़ा अच्छा समझाया ये टाइमलाइन देखकर और उदाहरण देकर। मिसाल के बहरहाल, तौर हाँ, पे मेरा आप देख सवाल, लिए, हाँ, अगर इंडिया में, तो अगर इंडिया में किसी को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, राइट, $1200, अगर उनकी 10% भी तनख्वाह बढ़ गई तो $120 से बढ़ती है। बिल्कुल और है। अगर मैं 90,000 बना रहा हूँ, अगर मेरी 1% से भी बढ़ गई तो $900 से बढ़ती है। पीपल शुड अंडरस्टैंड के दैट्स अ बिग ग्रोथ। लेकिन अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि आधा अमेरिका की GDP पर कैपिटा $1.5 लाख है। यानी हाफ ऑफ अमेरिका इज रिचर देन कतर, रिचर देन सिंगापुर। लेकिन जो सेकेंड हाफ है उनकी पर कैपिटा इज $19,000। यानी वो एकदम लो इनकम इकोनॉमी। यानी अमेरिका 2 टुकड़े हो गए। यानी एक अमेरिका इज लाइक इंडिया चाइना, एक अमेरिका इज लाइक सिंगापुर। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स है वो 19,000 वाले सेगमेंट से आते हैं। तो उनके लिए AI पे नहीं चलेगा, उनके लिए जॉब्स मतलब सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट गॉन टू कॉलेज, दे डोंट हैव स्किल सेट्स। तो उन्हें उनके blue लिए collar jobs मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लाने की ये जो उन्हें वो वाली नौकरियां चाहिए जो हाँ, हिंदुस्तान आती थी
इसीलिए उनका ये जो जी कहना है हाँ, वो गलत भी नहीं है। जो मैं उनके ट्रुथ जी सोशल हाँ, मीडिया पर पढ़ रहा था कमेंट्स बहुत सारे मागा सपोर्टर्स के, जी हाँ, तो बेसिकली वो यही जी, कह रहे जी, थे कि हमारे कॉल सेंटर्स वापस लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो मैंने मन में सोचा यार जी। तुम नौकरी करते ही नहीं ये सब। पर आप जो कह रहे हैं फिर तो तो यही देखिए मतलब है कि जो हाँ, इंडिया जॉब ले रहा था वही जॉब चाहिए इन्हें एक्चुअली। हाँ, इनको वही जॉब चाहिए एंड ही वांट्स देम टू बी पेड वेल, दैट इज हिज डिफिकल्टी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो होने वाला नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग शायद अमेरिका को आ जाएगी, बट मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स करेंगे। आपको पता है अमेजोन की जो यहाँ पे वेयर हाउस है मेरे घर के पास, मैं रात को 2-3 बजे चीज़ें खरीदता हूँ। ये माइक्स मैंने आपके लिए नए खरीदे, वाह। सुबह 8 बजे डिलीवर हो जाते हैं, रात के 2 बजे खरीदे, अरे राइट। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, और वो वेयर हाउस में लाइट भी नहीं है भाई, बगैर लाइट के चलता है पूरा का पूरा वेयर हाउस, बिकॉज दे आर रन बाय रोबोट्स। ओ रोबोट्स को लाइट नहीं चाहिए, अंधेरे में काम करते ओ हैं। तो समझे आप, एनर्जी ये हो कितनी रहा है। बचती है। सोचिए अगर इंसान काम करते होते तो वो लाइट है ऑन करो, उनके लिए एसी ऑन करो ताकि दे कैन पुट थिंग्स इन अ बॉक्स एंड देन पैक, वो सब कुछ नहीं, एवरीथिंग इज बीइंग ऑटोमेटेड हो गया है पूरा का पूरा वेयर हाउस, राइट। तो उस तरह के जॉब्स कहाँ कहाँ से आएंगे अमेरिका में। सो डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेट गोल इज नॉट ठीक। गोइंग टू वर्क, ही हैज टू इन्वेस्ट इन स्किलिंग अमेरिका, वो नहीं हो रहा है। बट वो डिसरप्ट कर दे रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी, यानी सही आपके है। पास से वो जॉब्स चले जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम विद हिज ठीक है। गोल्स। मगर मेरा बट वो द सवाल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कि 2016 जी से पहले फिर क्या हो रहा था? क्या ट्रम्प की भाषा में हाँ, कहूँ तो 2016 से अमेरिका पहले विरोधी राष्ट्रपति थे सब, बिल्कुल या फिर बिल्कुल अमेरिका उदार ज़्यादा नहीं था? नहीं, एक फंडामेंटल डिफरेंस है इन पॉलिटिकल आउटलुक बिटवीन ऑल द प्रीवियस प्रेसिडेंट्स और ये, ठीक है। देखिए 2000 जॉर्ज बुश से तब्दीली आने लगी जब वो आके इंडिया में, जॉर्ज बुश ने जो है सो जो न्यूक्लियर डील बनाया इंडिया के साथ, कि सैंक्शंस निकाल दिए इंडिया पे, और ही स्टार्टेड, वहाँ से इंडिया की ग्रूमिंग शुरू कर दिया अमेरिका ने एज ए पार्टनर अगेंस्ट चाइना। देखिए अमेरिका इज लाइक अ सुपर हीरो, उसको साइड किक चाहिए। तो कोल्ड वॉर में जब अमेरिका वाज फाइटिंग द सोवियत यूनियन, तो अमेरिका वाज बैटमैन, यूरोप वाज रॉबिन। तो उनको चाहिए एक साइड किक, लेकिन साइड किक बहुत खतरनाक होता है क्योंकि जंग लड़ी जाएगी ऑन द साइड किक। अगर अमेरिका की और सोवियत यूनियन की लड़ाई होती तो कहाँ होती थी? यूरोप में होती ना। सही बात है। जैसा इस वक्त रशिया और यूक्रेन में हो रही है जंग, बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका पे, यहाँ पे तो बम नहीं गिर रहे ना। चीन भी लड़ेगा अ, तो वियतनाम में स- लड़ेगा। सॉरी, नहीं वियतनाम कह रहा हूँ, ताइवान में लड़ेगा। नहीं, द सी बैटल विल बी इन ताइवान, लैंड बैटल विल बी इन इंडिया। हाँ, अच्छा। ये तो दे वांट इंडिया टू बी द रॉबिन अगेंस्ट चाइना। तो ये बैटमैन बनेंगे, इंडिया विल बी द रॉबिन अगेंस्ट चाइना, लैंड वॉर विल बी फॉट इन इंडिया, सी वॉर फॉर विल बी फॉट इन ताइवान। एंड चाइना का प्रॉब्लम पॉपुलेशन है ना, ठीक है, उनके पास 1 मिलियन की फौज है, और किसके पास है 1 मिलियन की फौज? वो इंडिया है। यानी अमेरिका हथियार देगा, एयर कवर देगा, मिसाइल्स देगा, सबमरीन से और एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल शूट करेगा, लेकिन जमीन पे लड़ेंगे कौन? वो हिंदुस्तानी। दैट इज द अमेरिकन प्लान ना, लड़ने के लिए दे नीड इंडिया फॉर दैट। तो ये सारे के सारे, जॉर्ज बुश को ले लें, आप ओबामा को ले लें, जो बाइडन, इन्होंने इंडिया की दूसरी चीज़ें इसलिए बर्दाश्त करी बिकॉज दे वर ग्रूमिंग इंडिया टू बिकम ए रॉबिन, ए पार्टनर अगेंस्ट चाइना। बैलेंस के लिए नहीं, फॉर एक्चुअल मतलब हॉस्टाइल रिलेशनशिप। ओके। डोनाल्ड ट्रंप डजंट गिव अ हुट अबाउट जियो पॉलिटिक्स। उनको जियो पॉलिटिक्स की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, वो जियो इकोनॉमिक्स में फोकस्ड है। और तो क्या बाइडेन को नहीं पता था कि इंडिया अमेरिका के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाया हुआ है? अमेरिका के ऊपर ही ओवरलुक्ड इट बिकॉज अमेरिका वाज ग्रोइंग एट अ ह्यूज पेस ना। लेकिन बाइडेन के सपोर्टर्स आर सीईओस। देखिए सत्या नडेला उनके सपोर्टर है। वो ट्रम्प के सपोर्टर नहीं है। वो Trump के supporters are coming who have suffered because of globalization, not who have become billionaires or multimillionaires because of globalization. तो उसके वजह से डोनाल्ड ट्रम्प doesn't care कि उसको लड़ना नहीं है चाइना से।
वो फंस गया है वो जूइश लॉबी के इन्फ्लुएंस की वजह से, जिसकी वजह से वो उन्होंने ईरान पे झगड़ा किया, एंड ही इज होपिंग कि इट डजंट बिकम ए रियल वॉर, क्योंकि अमेरिका के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं था ना, इसे जाओ हवाई जहाज जाओ बम करके आ गए, राइट। सो बेसिकली 100-150 लोग वेर इन्वॉल्व इन इट, 145 प्लेन्स थे अमेरिका के जिन्होंने ईरान को अटैक किया, तो देवर 145 पायलट्स या 150 पायलट्स इन्वॉल्व थे, ज़्यादा, इट वॉज नॉट अ बिग वॉर फॉर अस, ईरान के लिए डेवेस्टेटिंग था, बट Trump is not interested in a war with China. He wants a deal with China. That is his difference. Biden didn't want a deal. Biden के अंदर they wanted to suppress China. ठीक है। चाइना की जो डेवलपमेंट है वो रोक रहे। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये हो गया है कि इंडिया इज नॉट एबल टू यूज चाइना, जैसा पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली इस्तेमाल करता था अपना जियो लोकेशन, इंडिया वाज यूजिंग दैट विद चाइना, लेकिन उसकी वैल्यू डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कम हो गई है इंडिया की लोकेशन, तो दूसरी चीज़ों पे गौर कर रहा है, एंड ही इज नॉट हैप्पी विद व्हाट ही सीज अबाउट द म्यूचुअल अरेंजमेंट। इस तरफ निकी हेली ने भी ध्यान दिलाया है रिपब्लिकन पार्टी की, कहा भी है कि इतना पुश मत करो, इंडिया हमारा लाई है, चाइना के खिलाफ वही खड़ा रहेगा, वही खड़ा है। तो आपको कहीं से भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ ध्यान देंगे? और दूसरा सवाल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, इस मामले में वो पाकिस्तान को तो ठीक से बरत रहे हैं, So वहां he's तो using जियोपॉलिटिक्स का ध्यान है उनको। नहीं, ही इज यूजिंग पाकिस्तान टू ट्रोल इंडिया। ओके। देखिए, क्या यहाँ पे हम सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं कि हमको नहीं मालूम के पास, अगर उनके पास तेल होता तो चाइना पहले खा जाता, राइट? इतने दिन से बलूचिस्तान में पड़ा है बेचारा, हाँ, चाइना इज ऑल ओवर पाकिस्तान, लोग सीकर मर रहे हैं के, चीन के इतने सालों से वहां पर, क्या नहीं, नहीं हो रहा है वहां पर? प्लस पाकिस्तान के जो लीडरशिप है बहुत करप्ट है ना वो, तो अगर वाकई में अगर उनके पास कुछ रिसोर्सेस की खबर आती तो वो सबसे पहले उसकी वो सीसी बीसीसी कर देते चाइना को मेरे ख्याल से वहाँ पे पूरे इंटरनल डिस्कशंस के बीसीसी चाइना को जा रहे हैं वहाँ पे सारे के सारे रिपोर्ट। सो इफ देयर वाज जेन्युइनली कुछ, तो ट्रम्प इज यूजिंग आई थिंक इन पाकिस्तान टू ट्रोल इंडिया, और जैसा इंडिया अब चाइना के तरफ रुझान कर रहा है। अब खबर आई है कि मोदी जाएंगे एससीओ के लिए चाइना, जी 7 हाँ, साल के खबर आ बाद। रही है, बिल्कुल। हाँ, जयशंकर ने जो और जो आज बातें अजीत की, डोभाल अजीत डोभाल आज रूस में रशिया भी गए हैं। हुए, जी हाँ। तो जिस तरह इंडिया इज यूजिंग दो सिग्नल्स टू से कि आई विल लीन मोर टुवर्ड्स आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना, अगर अमेरिका हमको ढकेल देता तो अमेरिका क्या है, ठीक है, आई विल लीन मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान, दैट इज हिज रिस्पॉन्स, बट इंडिया कैन नॉट प्ले दैट गेम, क्योंकि मैं डॉक्टर जयशंकर का काफ़ी मतलब फ़ैन भी हूँ, लेकिन आई वाज आल्सो वेरी अम्यूज्ड जब वो बीजिंग गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि रास्ते में वो शायद एयरपोर्ट पे गिर गए और उनको टेम्पररी एमनीसिया हो गया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 में जब खजान में मुलाकात हुई थी ट्रंप की, मोदी जी की और शी जिनपिंग की, जब से लेके अभी तक आवर रिलेशनशिप इज ऑन अ स्टडी इम्प्रूवमेंट, कहा डॉक्टर जयशंकर। मैंने कहा भाई, अक्टूबर और जुलाई के बीच में महीना मई का भी आता है जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जहाँ पे चाइना वाज वेरी क्लियरली स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, आप भूल गए? उसका कोई जिक्र ही नहीं था, आपने देखा ना तो राजनाथ सिंह की मीटिंग में, ना तो जयशंकर की मीटिंग में, विच मीन्स इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैकफुट पे नहीं खेलेंगे, अब चाइना के साथ बैकफुट पे खेल रहे हो ना आप सडनली। याद है अक्टूबर की जो मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग के साथ काजान में, उससे पहले तक तो इंडिया कह रहा था कि जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज नहीं होगा, जब तक दूसरे रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं होंगे, तो क्या डी एस्केलेशन थोड़ी हुआ है? इट हैज नथिंग हैज चेंज्ड बिटवीन जुलाई ऑफ 2024 एंड नाउ, बिटवीन ऑन द बॉर्डर गलवान में जो फौजें हैं वो हैं, इंडिया की भी वहीं पर है, चाइना की भी वहीं पे। इंडिया की पोजीशन बदल गई, वो जो पोजीशन थी लद्दाख के बॉर्डर में, अरुणाचल प्रदेश में, डोकला में, उस पोजीशन पे इंडिया वाज नॉट विलिंग टू डील विथ चाइना, क्योंकि बाइडन इनके नखरे बर्दाश्त कर रहे थे, राइट? मतलब काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया हुआ था बाइडन को, एंड उस ज़माने में इंडिया थॉट कि दे वुड हैव अ बेटर डील विथ ट्रंप। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ट्रंप के तेवर कैसे पलट गए हैं, नाउ दे आर प्लेइंग ऑन द बैक फुट विथ चाइना।
देखिए, इट रेजेस वेरी सीरियस क्वेश्चन। ये जो बातें जो करते हैं ना डॉक्टर जयशंकर के, इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया डजंट हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जितना आप लोग समझते हैं। यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। अब जो डिबेट्स हो रहे हैं अबाउट द 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप F-35 लें, तो इन्होंने ना मना कर दिया F-35 को। बट F-35 छोड़कर जा कहाँ रहे हैं? रफाले दोबारा ऑर्डर किया फॉर द सी, समंदर के रफाले, कुछ $14 बिलियन के, और फिर डिस्कशन चल रहा है कि Su-57 लेंगे। अगर घर में बनाते हैं तेजस 2, लेकिन तेजस 2 का इंजन कहाँ से आ रहा है? वो 414 अमेरिका से ही आ रहा है। तो यू आर नॉट ऑटोनोमस इफ यू आर डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंसी है, आपकी डिफेंस पे भी है, इन अदर वेज भी है। तो इंडिया जो अपनी डिपेंडेंसी मैनेज कर रही है, उसको प्रोजेक्ट कर रही है एज एफ इट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो मैंने एक्चुअली फ्रंटलाइन के लिए एक लंबा आर्टिकल लिखा था कि इंडिया 3 चक्करों में फंसा हुआ है। एक चक्कर है इंडिया यूएस चाइना, एक चक्कर है इंडिया रशिया चाइना, क्योंकि इंडिया डज नॉट वांट रशिया टू बिकम टू चाइना लाइक पाकिस्तान, बेसिकली ए जियोपॉलिटिकल चमचा, राइट? दिस इज द सेकंड ट्रायंगल जिसमें इंडिया फंसा हुआ है। तीसरा जो ट्रायंगल है इंडिया चाइना पाकिस्तान। तो ये 3 क्या कहते हैं वो चक्रव्यूह है, अभिमन्यु के साथ फंसे हुए हैं चक्रव्यूह। ओके ओके। हाँ, तो वो फंसे हुए हैं, दे हैव टू फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दैट चक्रव्यूह ना। वो तो अभिमन्यु को भी नहीं मालूम था हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। सो इंडिया इज ट्राइंग टू मैनेज ये जो फंसे हुए हैं ये 3 जियोपॉलिटिकल चक्करों में, और उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर अबाउट ऑल दिस। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव पेड अटेंशन एंड सेड ओके, हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं एंड ट्राई टू यूज इंडिया, एंड दे वर being careless about the money part they never paid। देखिए, हमने $250 बिलियन दे दिया यूक्रेन के लिए। बाइडेन जाते जाते 20 बिलियन देके गए इजराइल के लिए। ट्रंप ने कुछ नहीं दिया। इनफैक्ट अभी भी यूक्रेन को जो हथियार जा रहे हैं अब, वो यूरोप खरीद रहा है अमेरिका से। हम सिर्फ हथियार बेच रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग इट टू देम। अभी देखने आपने सुना कि $500 बिलियन का $500 मिलियन के हथियार वो 4 यूरोपियन मुल्क खरीद रहे हैं, डेनमार्क वगैरह। ट्रंप ने कहा खरीद के दो। खरीद के दो। सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाइडेन होते तो $2 बिलियन का ऐसे ही भी हाँ सही है, पर इससे मुझे ये प्रश्न याद आया, वो मुझे करना ही था आपसे, आप अच्छा आ गए इस पर जी। कि वो तो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं ट्रंप साहब कि रशिया में जो दमखम बचा है वो तो भारत की वजह से बचा है, कि भारत तेल खरीद रहा है उनका। तो इस पर तो मैं बाद में आऊँगा। आपने अपने यहाँ भी बोला है काफ़ी कि कैसे भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर अब उसका कुछ जवाब तो चलने वाले हैं। पर सर, क्या मतलब सीरियस है ये बात? रशिया इसलिए बचा खुचा, ताकत इसलिए बची उसकी इकोनॉमिकली क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है? सच में हम इतने बड़े कल्प्रिट हैं? तो मैंने थोड़े दिन पहले, ये जब इंडिया में आज से शायद 7-8 दिन पहले RIC का बहुत चर्चा चला। हाँ, आपने सुना होगा कि बड़े मतलब मेन चैनल्स पे RIC को रिवाइव करे, और लैवरोव जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, सर्गेई लैवरोव, मार्च में, हाँ, सर्गेई लैवरोव ने तो ओपनली कहा कि RIC को रिन्यू करना चाहिए। तो मैंने जाके थोड़ा क्लोजली देखा उन दोनों को अपने एक शो में। तो फर्स्ट थिंग आई रियलाइज कि अगर आप दुनिया की जो पावर इंडेक्स है, मिलिट्री पावर, वर्ल्ड पावर इंडेक्स एक चीज़ होती है जिसमें वो मेजर करते हैं कि मिलिट्री पावर कौन सी बड़ी है दुनिया। तो उसकी जो टॉप 4 रैंकिंग है वो है US, रशिया, चाइना, इंडिया। US, रशिया, चाइना, इंडिया, दीज आर द 4 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, फौज को लेकर, हथियार को लेकर, उसके ऊपर मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर। लेकिन अगर आप वर्ल्ड के टॉप 4 इकोनॉमीज इन 2025 परचेजिंग पावर पैरिटी पे एडजस्ट करके अगर आप देखें तो इट इज चाइना, US, इंडिया, रशिया। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बाद एडजस्ट करें तो रशिया इज द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। तो इट इज बेसिकली टॉप 4 पावर्स इन द वर्ल्ड आर US एंड RIC। तो अगर RIC वाकई में एक कोहेसिव यूनिट बन जाता है, then they can really put a lot of pressure on the US। मतलब वो G7 से बड़ा हो सकता है RIC। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
इंडिया की चाइना की बनती नहीं है इसमें। दे आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर, दे आर नॉट ग्रेट allies, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद से तो चाइना के लिए तो ऑपरेशन सिंदूर एक लेबोरेटरी बन गई थी ना। इट वाज एक्चुअली टेस्टिंग इंडियाज वेपन्स, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडियाज ऑपरेशंस। हाँ, तो उनके लिए तो पाकिस्तान इज ए वेरी पावरफुल टूल इंडिया के खिलाफ। जैसा अमेरिका ख्वाब देख रहा है कि इंडिया हमारे लिए बन जाएगा चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान हकीकत में ऑलरेडी है वो इंडिया के खिलाफ फॉर अमेरिका, फॉर चाइना, यू नो। फॉर चाइना। हाँ, बिल्कुल, चाइना का एक एक आर्म है, बन गया है। एंड व्हाट इज दैट? तो इंडिया अनलेस इट इज विलिंग टू टॉलरेट अ लॉट ऑफ चाइनीज रबिश, बिकॉज चाइना भी चाहता है अजीब चीज़ें कि हम आपके बॉर्डर पे गड़बड़ करते रहेंगे, आप वो बर्दाश्त कर लें, इग्नोर करते हैं, उसको साइड कर दें, और फिर हमारे साथ बाकी दूसरी चीज़ें करें, ट्रेड करें, ये करें, वो करें, राइट। लेकिन पिछले एक साल से चाइना हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड कंटेनमेंट पॉलिसी अगेंस्ट इंडियाज़ डेवलपमेंट, कि वो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, मैंने थोड़े चाइनीज़ स्कॉलर से बात की है, तो वो खुल के कहते हैं वी आर नॉट वरीड अबाउट इंडियाज़ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, वी आर वरीड अबाउट इंडियाज़ इकोनॉमिक चैलेंज। क्योंकि इंडिया की लेबर फोर्स इतनी ज़्यादा है, इतनी सस्ती है कंपेयर टू चाइना नाउ, और इंडिया की पॉपुलेशन यंग है एंड ग्रोइंग, चाइना की पॉपुलेशन ओल्ड एंड डिक्लाइनिंग हो गई है। तो इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन एडवांटेज फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर चाइना। तो चाइना इज़ मोर वरीड अबाउट इंडिया एज एन इकोनॉमिक कंपेटिटर देन एज ए मिलिट्री कंपेटिटर। तो उसके वजह से इंडिया के लिए चाइना को बर्दाश्त करना उतना आसान नहीं है फॉर RIC टू बिकम ए सिग्निफिकेंट फोर्स। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया हैज स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम रशिया। आज से 4 साल पहले इंडिया वो 70% इंडिया के हथियार रशिया से आते थे, अब वो 50% के नीचे हो गए। फ्रांस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, इजराइल की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, अमेरिका से ख़ुद इंडिया ने काफ़ी चीज़ें ख़रीदी हैं। आपको याद होगा ड्रोन्स ख़रीदे, कुछ फाइटर, कुछ मिलिट्री आर्मी की हवाई जहाज़ भी ख़रीदे इंडिया ने अभी जब मोदी आए थे फरवरी में। तो सो इंडिया हैज़ बीन मूविंग स्टेडली अवे फ्रॉम रशिया। अगर ये तेल नहीं होता तो आप जाके देखें 2021 या 2020 में इंडिया रशिया का ट्रेड वाज एट $9 बिलियन। मतलब टॉप 20 में भी नहीं आता वो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स में। और वो $8-9 बिलियन का ट्रेड इसलिए था कि इंडिया नीड्स वो अपनी जो पुराने हवाई जहाज़ वगैरह हैं उनके सप्लाईज वगैरह, जो मिलिट्री, इंडिया के टैंक्स भी रशिया से आए हुए हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मिलिट्री के वो $8 बिलियन वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स थे। इंडिया $1 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कर रहा था रशिया को आज से 5 साल, ये जंग शुरू होने से पहले। सही। सो द रिलेशनशिप इज़ मोर, मतलब तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तो जो जी। ट्रम्प कह रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कहीं ठहरता है? वो इसलिए ठहरता है कि देखिए इंडिया नाउ बाय $65 बिलियन वर्थ ऑफ ऑयल। तो इंडिया जो है सो इंडिया का 35% ऑयल इज कमिंग फ्रॉम रशिया। हाँ, हाँ। और अब हाँ, और पहले रशिया 2% का आ भी रहा था, यूक्रेन वॉर के हाँ, बाद हुआ है ये। 35%। रशिया जी। का तरफ से भी अबाउट 40% ऑफ रशिया एक्सपोर्ट, 40 तो नहीं कहते आप, 30% रशिया के एक्सपोर्ट्स इंडिया आ रहे हैं। इंडिया से डबल चाइना को जा रहे हैं। तो अब चाइना के खिलाफ अमेरिका उतना लेवरेज नहीं है, ख़ासतौर से जो रेयर अर्थ मटेरियल्स, मैग्नेट्स वगैरह पे डिपेंडेंट है, और चाइना ने उसको इस्तेमाल किया है, उससे काफ़ी परेशान। ट्रम्प इज़ प्लेइंग ऑन द बैक फुट विद चाइना बिकॉज चाइना हैज़ अ लेवरेज, इकोनॉमिक लेवरेज ओवर इंडिया। और चाइना ने एक बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक छोटा मिरेकल कर दिया है पिछले 2-3 साल में। आपको अगर आप जाके देखें तो एक ज़माने में चाइना वाज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर यूरोप एज वेल एज यूएस। अब यूएस अब थर्ड हो गया है। मेक्सिको और कनाडा आर बिगर देन चाइना विद इंडिया। तो चाइना से ट्रेड कम हो रहा है टोटल यूएस का। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, चाइना से इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, चाइना को एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं अमेरिका के पिछले 3 साल में। यूरोप के भी इंपोर्ट्स चाइना से कम हो रहे हैं, लेकिन इन 2024 चाइना हैड द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ। वो कैसा हुआ? बिकॉज वो दूसरी जगह डिवर्सिफाई हो गया बहुत तेजी से। सो उसे मार्केट हाँ, खोज लिए। हाँ, एशिया, इंडिया देखिए आप, मैं कल ही देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि इंडिया, देखिए अगर इंडिया इज कमिटिंग ए क्राइम
तो इंडिया का पार्टनर कौन है? इंडिया बेच रहा है तेल, कह रहा है ट्रम्प, खरीद कौन रहा है भाई? तो मैं वो जाके तो ढूंढा, वो नेदरलैंड्स है। यूरोप में। तो इंडिया की, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एक्सपोर्ट का जो टेबल है वहाँ देख रहा था, तो जब मैंने देखा कि टॉप 20 इंडिया जहाँ एक्सपोर्ट करता ट्रेडिंग, तो आपको पता है कि इंडिया हांगकांग से भी तकरीबन $30 बिलियन के करीब ट्रेड है। चाइना से अलग, चाइना से 127, हांगकांग से 30, और इंडिया हैज अ डेफिसिट ऑफ $13 बिलियन विथ हांगकांग एंड $100 बिलियन डेफिसिट विथ चाइना। अगर दोनों मिला दिए आप हांगकांग और चाइना को, हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना, तो हम्म इट इज $160 बिलियन का ट्रेड है चाइना हम्म से। हम्म उसका अटेंशन नोबडी इज पेइंग इन इंडिया। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि कोई इंडिया में इस बात को गौर नहीं कर रहा है कि चाइना इज अ फार बिगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो चाइना के साथ जो डेफिसिट है इंडिया का, अगर हांगकांग को मिला लें, तो इंडिया यूएस टोटल ट्रेड से ज़्यादा है। खाली इंडिया का ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूँ, $130 बिलियन के करीब है वो ट्रेड डेफिसिट। सो इंडिया डिपेंडेंस ऑन चाइना, तो चाइना ने अपनी मार्केट्स ऐसे फैला दिए, यूरोप में घुस गया, अफ्रीका में घुस गया, आसियान के साथ। आसियान इज नाउ इट्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ये पूरे कंट्रीज में। और आपने देखा होगा जब वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील बनाई, उसने इसमें वियतनाम के मिसाल पे टैरिफ 20% है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट्स पे 40% है। तो वो हाँ जो ट्रांसशिपमेंट है, दैट इज चाइनीज प्रोडक्ट्स बीइंग मार्केटेड टू यूएस थ्रू वियतनाम। तो चाइना ने ऑल्टरनेटिवली भी, तो आप ये कह सकते हैं कि जो वियतनाम का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है टुवर्ड्स यूएस एक्सपोर्ट्स, दे आर चाइनीज सही एक्सपोर्ट, है। चाइनीज कंपनीज। हाँ, तो चाइना हैज डन समथिंग वेरी, मतलब इट हैज एडजस्टेड टू अमेरिकन प्रेशर्स एंड प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर ट्रम्प। वो चीज़ें ये दूसरे तो मुल्कों ने नहीं की। अभी जस्ट कुछ एक दो पॉडकास्ट पहले हमारी बात हुई थी, प्रोफेसर अरुण कुमार आए थे, उन्होंने यही बात कही थी कि देखिए अभी टैरिफ लग गया, अब आप लोगों को चिंता सताने लगी है, लेकिन सच ये है कि बहुत दिनों से ऐसी संभावनाएं देखी जा रही थी कि कभी ना कभी होगा, तो आपको अपनी निर्भरता अमेरिका से पहले ही कम कर लेनी चाहिए थी। अब तो आनन फानन में कुछ होने से रहा, तो आपको कुछ तो झेलना पड़ेगा। तो ये बात वो कह रहे थे कि आपको मार्केट्स खोजने पड़ेंगे, सामान जिनसे खरीदना है वो भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ अमेरिका से ना खरीदते रहें। अब और ये पहले भी इशारे मिल गए थे कि अमेरिका कभी भी ऐसा कर सकता है, आने वाले वक्त में हो सकता है, पर मे बी इंडिया तैयार नहीं था। पर मैं आपसे यही पूछ रहा था सर कि ट्रम्प एक तरफ कह रहे हैं कि भारत पर 25% के अलावा टैरिफ इसलिए लगाऊंगा, पेनल्टी होगी, क्योंकि वो रूस से न केवल खरीद रहा है बल्कि उनका तेल लेकर ओपन मार्केट में बेच भी रहा है, और भारत को नहीं दिख रहा है कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। पलटकर कोई पूछने वाला है नहीं ट्रम्प प्रशासन से कि तुमको क्या नहीं दिख रहा है कि गजा में भी लोग मर रहे हैं, आपका दोस्त ही कर रहा है ये सब। ये भी नहीं कोई जी पूछ रहा है पलटकर कि भाई साहब लोग छोड़िए, आप तो 9/11 में अपने ही लोग जो मरे हैं उनकी तरफ भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आप तो उस पाकिस्तान को साथ ले रहे हैं इंडिया को ट्रोल करने के लिए जहां सबसे बड़ा खलनायक छिपा बैठा था 9/11 का, तो आपको अब वो भी कंफर्टेबल हो गया है। तीसरी तरफ आप इंडिया के बारे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप अपने यूरोपियन साथियों को कुछ नहीं कह रहे हैं। आप खुद रूस से सामान लेते हैं, पैलेडियम वगैरह। तो वाकई मतलब ट्रम्प ऐसे ही बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें देना है मागा सपोर्टर्स को, या ये जो ब्रीफिंग आप कह रहे थे उन्हें ब्रीफ मिलता है, ये भी तो कोई ब्रीफ देता होगा कि सर एक्चुअली हम भी कर रहे हैं, ये यूरोप भी करता है। सो पीपल आर नॉट पेइंग क्लोज अटेंशन। जो डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट की जो बात कर रहे हैं ना आप, उसमें जी ही जी जी। सेड इंडिया इज प्रॉफिटेयरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो इंडिया की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज क्वाइट ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज पिछले 6 महीने से कुछ बोल नहीं रहा था इंडिया, हाँ है ना? चुप थे। इसलिए इट्स लाइक, हाँ हाँ, इट्स लाइक सेइंग कि हाँ आपने मतलब पिछले 60 ओवर से आप बैकफुट पे खेल रहे हो, एक बार आपने एक फ्रंट फुट पे बढ़ के ड्राइव मारी तो लोग अरे वाह वाह, वैसा हो गया है। इट इज़ लाइक दैट। लेकिन आपने जो बातें की, मैंने जाके चेक किया। पहले तो अमेरिका के इंपोर्ट्स आर लाइक $2 ट्रिलियन फ्रॉम रशिया, हम्म बहुत ही हम्म कम है, और जो नेसेसरी ट्रिप। और यूरोप का जो जो तेल खरीद रहे हैं, दे आर एक्चुअली बाइंग बिकॉज बाज़ यूरोपियन कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन इट। उसके बगैर वो डूब जाएंगे, क्योंकि दे विल बी बाइंग मोर, उनको मिल नहीं रहा है दूसरे सोर्सेज से। बट इंडिया इज़ नॉट बाइंग जस्ट फॉर इट्स नीड्स। जो इंडिया का बयान है अबाउट
कि हम हमारे गरीब मुल्क, दैट इज व्हाट हम्म। जयशंकर कह रहे हैं ना कि आई एम ट्राइंग टू बाय द चीपेस्ट ऑयल फॉर माय पुअर कंट्री। हाँ, नो, यही इंडिया कहा है। इज प्रॉफिटिंग, इंडिया बेच रहा है। इंडिया ने, जैसा मैंने आपको बताया, नीदरलैंड्स को खाली $14 बिलियन का तेल पिछले साल एक्सपोर्ट किया है। इंडिया का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है नितिन साहब, फ़ायदा तो मुकेश अंबानी का हो रहा है। वो बात तो ठीक है जो सर, लेकिन उसमें भी हाँ, तो एक बात है, ये भी तो कहा गया कि ये तो ही अमेरिका इज चाहता था, प्रॉफिटियरिंग। बाइडेन हाँ, चाहते वो थे। तो बात बिल्कुल इन द अर्ली डेज, बट ट्रम्प डजंट केयर अबाउट बाइडेन। वो तो हाँ, उनसे अगर आप बोलते हैं कि बाइडेन लेकिन मेंशन दिस, ही विल से बाइडेन वाज रॉन्ग, ही इज स्टूपिड, सही है, मतलब वो खुल के कह सही है, देते हैं। सही है, जो लेकिन मैं भी कह रहा हूँ आपको कि बाइडेन बिल्कुल ने सही है, लेकिन अलाउड कोई इंडिया मैं टू पूछ डू रहा हूँ, दिस। लेकिन मैं आपको जी टोक कर कह रहा हूँ, कोई जी जिम्मेदार मुल्क इस तरह बात थोड़ी करता है। अभी कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा, तो वो ये थोड़ी कह देगा कि वो तो मोदी कर रहे थे, मैं क्या जाना। भाई एक जिम्मेदार मुल्क में जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, ट्रेड पॉलिसीज होती हैं, उनमें आने वाले नेता पिछले नेता की लेगेसी को ढोता ही है, और इस तरह से नहीं, टर्न तो नहीं मार जैसा, सकते आप। no, because it was, the signals were very clear during the campaign, नितिन। उसने इंडिया हम्म। के बारे में बहुत बोला है कि इंडिया हम्म। इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ टैरिफ्स। तो ये इशारे तो पहले से भी आ रहे थे ना कि दिस इज गोइंग टू हैपन। आ रहे थे। तो एक हाँ, आ रहे थे, जो सरप्राइज नहीं है। और गाजा का इसलिए इंडिया कुछ नहीं कह सकता है बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली इन द वर्स्ट पोजीशन ऑन गाजा राइट नाउ। बात तो इंडिया कहता है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, लेकिन वोट कैसा डालता है? ग्लोबल नॉर्थ की तरह। इंडिया ने जाके ईरान के पीठ में धोखा दिया, एससीओ के समिट में इसराइल की मदद की। जहाँ देखें वहाँ इंडिया हैज़ बिकम द वॉइस ऑफ नेतन्याहू। हर इंटरनेशनल फोरम को ले लें तो वो भी तो धोखा है। मतलब इंडियंस लाइक टू से कैन वी ट्रस्ट अमेरिका। ठीक है, ये सिर्फ लेकिन इंडियन, बाय द अमेरिका, वे, बिल्कुल ठीक है, लेट मी लेकिन फिनिश दिस थॉट। लेकिन मैं फिर आप ये सुने तो कहूंगा। मेरी बात तो खत्म करने दें। अच्छा। ये बात सिर्फ इंडियंस ही पूछते हैं जी। कि कैन वी ट्रस्ट अमेरिका, और रशिया हम्म। इज आवर ट्रस्टेड फ्रेंड, लेकिन कैन अदर्स ट्रस्ट इंडिया? दैट इज माई क्वेश्चन। अगर इंडिया हैज बिकम द स्पॉइलर इन एससीओ, आपको पता है जब इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ एससीओ, इंडिया ने उसको वर्चुअल कर दिया था उस सेशन को, राइट? अब इंडिया खुद जा रहे हैं नरेंद्र मोदी एससीओ के समिट में। सेकंड टाइम जब समिट हुआ इंडिया के बाद वाला, तो उसमें तो वो खुद गए भी नहीं, एंड दे सेंट डॉक्टर जयशंकर वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो एक तो इंडिया में वर्चुअल कर दिया, तो इंडिया वाज डाउनग्रेडिंग एससीओ। अब जब ट्रम्प इस तरह से बात करने लगे तो फिर वो चाइना की तरफ भाग रहे हैं एससीओ। लेकिन एससीओ में लोग कहेंगे भाई हम एक तरफ वोट डाल रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपको G7 का मेंबर बनना है, इजराइल के आप माउथ पीस बनना है, तो आप एससीओ ब्रिक्स में क्यों हो? ब्राजील में भी इंडिया ट्राई टू डाइल्यूट द कंडमनेशन ऑन गाजा, ठीक है? तो इंडिया हैज नो लेग टू स्टैंड ऑन व्हेन इट कम्स टू गाजा। जिस दौरान में स्टारवेशन हो रहा है गाजा में, उस दौरान में इंडिया हथियार बेच रहा है इजराइल को, रॉकेट्स बेच रहा है इजराइल को। सो इंडिया हैज नो मॉरल स्टैंडिंग ऑन गाजा एट द मोमेंट। तो दे कैन नॉट टॉक अबाउट इट। रिपोर्टर्स, इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ी, लाइक आई सेड, इज नॉट वेरी क्रिटिकल, तो वो तो ये सब बातें नहीं करेंगे। बट दैट इज द पॉइंट दैट दे हैव टू मेक। इंडिया की पोजीशन कि यूरोप इज बीइंग हिपोक्रिटिकल ऑन रशिया, वो सही है। नहीं, पर मुझे इस पे कहना है, एक सेकंड जी। ये बात, ये धर्म संकट इंडिया के सामने था, ये मैं समझ रहा हूँ, हम सब इंडियन समझते थे। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ हो रहा था, उस वक्त इजराइल ही अकेला देश था। ठीक है, उसके पास भी कोई कुछ और ऑप्शन तो था नहीं, बजाय ये कहने के कि हम इंडिया के साथ हैं। वो क्या कह सकता था? वो यही कहता, क्योंकि उसके लिए तो नेचुरली उसे पता है कि पाकिस्तान कभी सपोर्ट नहीं करता इजराइल का, कहीं भी नहीं करता है भाई, उसका तो स्टैंड है क्लियर। अब इंडिया को पता है कि उसे हथियार कहाँ से आएंगे, इंडिया को पता है कि इजराइल खुलकर साथ दे रहा था। तो गजा हो या यूक्रेन हो, इंडिया ने ज़्यादातर एब्सटेन किया या कुछ भी किया यूएन में, ये बात तो सबके सामने है। मगर ये जो मॉरलिटी वाली बात है, ये कर भी तो अमेरिका ज़्यादा रहा है। ट्रम्प इंडिया को कहना चाहते हैं कि यूक्रेन में बहते खून को देखो, इंडिया ने नहीं कहा था ये पहले। तो बहते खून का अगर सवाल है तो ये तो ट्रम्प ने बात लाई है। तो ट्रम्प अगर ये कहते हैं तो उन्हें आपने भाई फिर इजराइल और गजा भी देखने चाहिए। मैं ये कह रहा तो था, इंडिया का तो वाकई स्टैंड क्लियर नहीं था, मैं बोलता हूँ इंडिया नहीं बट कहा। आप और Yes. हम, वी आर नॉट द ऑपोजिट नंबर्स ऑफ ट्रम्प ना। मोदी को कहें कि कहे ये बात, फिर बात करेंगे। मोदी ने तो बड़े शान से रशिया के वक्त तो कह दिया दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। हाँ, तो क्या मोदी समझते हैं दिस इज एन एरा ऑफ जेनोसाइड? ये पूछिए ना आप वहां पे रिपोर्टर्स, एक बार भी तो कुछ तो पूछे उनको। मोदी सारी जिंदगी में इतने सवाल के जवाब नहीं दिए जितने डोनाल्ड ट्रंप नाश्ते से पहले दे देते।
हम्म। Press, the way he handles the सर reporters, उन्हें परवाह आपके कहाँ है पास जवाब की वैसे भी। तो no, but नहीं what I'm ठीक है, trying to ट्रम्प say जवाब is that देते हैं, मैं he's मानता taking, हूँ, लेकिन वो जी हाँ जवाबदेही भी तो नहीं है ना। जवाब देना और जवाबदेही के साथ जवाब देना, फिर इसमें भी फर्क भाई, है। अगर नरेंद्र तो मोदी कौन को मैं से साइड लोग कर दूं, जवाब वो प्रेस देंगे? कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, ट्रम्प करते हाँ, होंगे, तो जवाब देने पर उनकी कोई पूछ पकड़ने वाला भी तो नहीं है कि आपने ये कहा तब आप अरे ये कर रहे यार, नहीं 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 नहीं, his approval ratings are down in his own set. हो। एप्स्टेन हुई के है। मसले पे देखिए आप, मागा क्राउड इज गोइंग आउट, ही इज सो वरीड। ये जो इसराइल को बर्दाश्त कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ही इज हम्म। गेटिंग देयर बिकॉज ही नीड्स द मनी ऑफ द जूइश लॉबी फॉर द नवंबर इलेक्शंस जो आ रहे हैं मिड टर्म के। मिड टर्म, हाँ वो हाँ। पैसे, हाँ हाँ, अगर वो पैसे नहीं मिलते उनको, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, मतलब मिरियम एडल्सन नाम की एक औरत है जिसने $100 million दिया था 2024 इलेक्शंस के लिए। सो ही इज टॉलरेटिंग सम ऑफ द स्टफ। उसने तो मतलब स्टारवेशन को एक्नॉलेज कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड मोर अबाउट स्टारवेशन इन गाजा देन मोदी हैज सेड अबाउट स्टारवेशन इन गाजा। मोदी से पूछ के देखें कि इज दिस एन एरा ऑफ जेनोसाइड, तो क्या जवाब देते हैं। दैट इज माई पॉइंट। अगर जब डोनाल्ड ट्रंप से फ्रंटली पूछा गया, ही सेड यस दे आर स्टार्विंग, एंड इमीडिएटली $60 million उन्होंने अनाउंस कर दिया टू सेंड फूड। ये और बात है कि इसराइल को प्रेशर करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, बट ही स्टिल ट्राइंग टू डू दैट। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो मॉरल क्रिटिसिज्म हम करना चाह रहे हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का ऑन द गाजा इशू, उस नहीं मसले किया, पर इंडिया हैज नो लेग टू स्टैंड। इंडिया ने नहीं आप किया, में वो कर तो रहे मैं हैं। कह रहा हूँ, हाँ वो तो हाँ, मैं जी कह रहा हाँ हूँ। जी हाँ, हाँ आप हम कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, हमने इंडिया ने नहीं किया हुआ कहा है है। पहले भी। जी हाँ, हाँ, इंडिया हैज नॉट डन इट। ऑफिशियली सरकार ने कुछ नहीं कहा इस पर। नहीं, कुछ मैं नहीं कह रहा कहेगी। हूँ कि हाँ, क्योंकि जी सर मॉरल पोजीशन अगर यूएस प्रेसिडेंट ले रहे हैं तो फिर उनसे मॉरलिटी पर बात होगी। इंडिया वो मॉरल मॉरल पोजीशन ले भी पोजीशन, तो नहीं रहा है। हाँ मतलब ये तो अमेरिका की बहुत ही मतलब लॉन्ग सीटेड हिपोक्रेसी है। मतलब भाई, अमेरिका जो है सो साउथ अफ्रीका में आप देखें तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू गो आफ्टर साउथ अफ्रीका फॉर अपार्थाइड। इंडिया वाज अ लीडर इन साउथ अफ्रीका। हाँ हाँ। क्रिकेट बैन करने में भी इंडिया का हाथ था, पता है आपको, हम्म। साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और साउथ अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला है, उनके बारे में अमेरिका के कांग्रेस ने उनको टेररिस्ट करार दिया था। रेजोल्यूशन पास किया था यूएस कांग्रेस ने कि नेल्सन मंडेला इज ए टेररिस्ट। उसके बाद अमेरिका और यूके के वजह से वो अपार्थाइड रेजिम 10 साल खड़ी रही एक्स्ट्रा। खड़ी रही। हाँ, हाँ, गिरने से अगर पहले 10 अमेरिका साल दुनिया के साथ, उन्हीं का हाँ दम था। हाँ हाँ, तो सो द पॉइंट आई एम सेइंग कि अमेरिका की हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन हिपोक्रेसी इज लॉन्ग एंड डीप। हर चीज़ पे आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ की बात करते तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पे इंडिया डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए। भाई, इंडिया अमेरिका की हिपोक्रेसी की इतनी हद हो गई कि जुम्मा को, मैं इस जुम्मा की बात कर रहा हूँ, इस जुम्मा को अमेरिका की जो फीमा है, जो फेडरल इमरजेंसी, यानी यहाँ पे जब हरिकेन्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो स्टेट्स और वो शहर जो इसराइल को क्रिटिसाइज करते हैं या बाइकआउट करते हैं, हम उसको देंगे नहीं पैसे। मतलब सोचिए आदमी के, फिर एक ये मानवीय अमेरिका फर्स्ट संकट कहाँ से में, वो हाँ, मानवीय संकट में आप कह रहे हैं कि आप इसराइल को सपोर्ट करो वरना भूखे मरो या बगैर घर के मरो या पानी में डूब मरो, लिटरली। तो जब मैगा वालों ने इसको क्रिटिसाइज किया, डेमोक्रेट्स ने नहीं किया, वो उनकी अलग हिपोक्रेसी है। वो अभी तक कोई डेमोक्रेट्स ने ये लफ्ज जेनोसाइड यूज नहीं किया, रिपब्लिकन्स ने शुरू कर दिया है। मार्जरी टेलर ग्रीन वाज द फर्स्ट टू से कि ये दिस इज अ जेनोसाइड इन गाजा। तो अब फिर वो 24 घंटे के बाद फिर वो रूल चेंज कर दिया होमलैंड सिक्योरिटी में। तो अमेरिका की हिस्ट्री ऑफ हिपोक्रेसी इज़ वेरी लॉन्ग एंड डीप। इसमें कोई शिकायत, मैंने पिछले ये जो पूरा कॉलम दिख रहा है, ये सारे मेरे पब्लिकेशन है, मेरी किताबें, मेरी जर्नल्स, आर्टिकल्स वगैरह, एंड इसमें एक यू तो कैन सर आप प्रॉब्ली फाइंड। ऐसे सेट के सामने बैठते हैं कि मैं आपसे बात करूं, किताबों के नाम देखूं, ये समझ में नहीं आता है। मैं इतना आकर्षित हो जाता हूं इनकी तरफ। जी जी हाँ, जी हाँ। ये मेरा इंडिया का, ये सारा हाँ, इंडिया है पूरा। जी 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 जी। और ये सारा जो है आपके अपने हैं? ये मैंने खुद लिखे हैं। और सर हमने पॉडकास्ट तो खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद एक खबर आ गई, तुरंत ही स्क्रीन्स पर फ्लैश हुई। ट्रंप ने 25% टैरिफ और लगा दिया है। जो उन्होंने कहा था वो साबित हो गया सही, और अब 50% टोटल टैरिफ हो गया है इंडिया पर। तो अब काफी शोर शराबा हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि 9 सेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया उन्होंने, जिसमें साफ साफ लिखा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
क्योंकि रशियन फेडरेशन ऑयल खरीदा जा रहा था, इसलिए हमने ये टैरिफ लगाए हैं। अब आप क्या असर देखते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, और भारत के व्यापार की सेहत पर भी? मैं ये कह दूं कि मैंने आई हैव नॉट सीन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो उसमें जी। एक टेक्निकल चीज है। वो टेक्निकल चीज ये है कि आपने इंडिया पे जो पहले टैरिफ अनाउंस किए थे ट्रम्प ने, जो 25% के, वो एज ए ट्वीट अनाउंस किए थे सोशल ट्रुथ हम्म। पर। हम्म। तो दैट वाज नॉट येट ऑफिशियलाइज्ड कह सकते हैं आप। तो वक्त था इंडिया टू नेगोशिएट। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आ गया है। हम्म। तो आपने देखा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मुझे बताइए 25 अलग है या 50% टैरिफ है? हमारे यहाँ जो खबर आ रही है वो आ रही है 25+25। हाँ, अगर 25+25 है तो वो दे कैन बी स्टिल सेपरेटेड ना। यस। अगर 50%, सेपरेटेड। हाँ, अगर तो यानी इट इज स्टिल अंडर नेगोशिएशंस, इसलिए वो अलग अलग रखा गया। So that which means that India का burden of negotiations has become more difficult. जैसा मैंने कहा था कि अब ये पेनल्टीज लग गए हैं। I don't like the number. मैं समझ रहा था ये 10% बढ़ाएंगे 35। The reason why I don't like this number is क्योंकि ब्राजील पे भी यही नंबर लगा हुआ है 50% का, जो ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मिला दिए, रशिया पेनल्टी और ब्रिक्स। और ब्राजील ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता है ब्राजील हैज काइंड ऑफ रिएक्टेड, क्योंकि ब्राजील का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ब्राजील में अमेरिका हैज ए सरप्लस टुवर्ड्स ब्राजील, एक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसमें वो है। और जो ब्राजील जो इंपॉर्टेंट चीजें बेचता है उसको एक्सेम्पशन दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो हर एक्सपोर्ट पे नहीं आएगा। बट दिस 50% इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज ट्रम्प के दिमाग में ऑब्वियसली ब्रिक्स भी चल रहा है, एंड सो ही जो नंबर उसके दिमाग में आया, व्हाट डिड वी गिव टू ब्राजील? 50% सर। तो 50% यहाँ भी लगा दिया उसने। सो दिस हैज मेड सर्टन थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर नेगोशिएशंस। और प्रॉब्लम यह है कि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, एंड द ऑपोजिशन इज गोइंग टू यूज दिस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी कि भाई आपने पर्सनल रिलेशंस की इतनी बात की वगैरह वगैरह। सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स माइट फोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रिटेलिएट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टेक्स देखिए, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है ऑफ गुड्स इज 85%। और डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपके कोई पॉलिसी मेकर सुन रहे हैं तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप की अक्रॉस द बोर्ड ये स्टेटमेंट है कि इफ दे रिटेलिएट वी विल इंक्रीज। हम्म। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी डोमेस्टिक प्रेशर के अंडर आके कुछ, मतलब जो ऑलरेडी इंडिया ने, जैसा कि मिसाल के तौर पे बास चीज़ों पे 150%, एक बास चीज़ों पे 70% है, तो वो 70% से अगर 100% कर देते हैं इन रिटेलिएशन फॉर समथिंग लाइक दैट, देन आई थिंक ये 50 से 60-75 भी हो सकता बढ़ता है। तो जाएगा ही। हाँ, बढ़ते जाएगा। आई डोंट नो किस डेट से वो एप्लीकेबल है, क्योंकि जो 25% की उन्होंने बात की थी वो 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट होने वाला था। ये बेसिकली ये हुआ है कि कल, सॉरी आज, जो मीटिंग हुई है रशिया में विटकॉफ की और पुतिन की, कह रहे हैं कि साढ़े हम्म। 3 घंटे की मीटिंग थी और कुछ भी नहीं निकला। देयर इज नो पॉजिटिव आउटकम, नो मेंशन ऑफ सीज फायर। और एक छोटा मोटा स्कैंडल भी हो गया है, विच इज के अमेरिकन इंटरप्रेटर्स नहीं थे। ओ। तो Witkov was using Russian interpreters, which is, I mean, I would fire him if I was president and you went to Russia without an interpreter. ये तो rookie mistakes हैं. This is like irresponsible on Witkov to have gone there without an American translator. But anyway, मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई, आई हैव रशियन स्टूडेंट्स हु स्पीक रशियन फ्लुएंटली। उनको भिजा देता मैं, मुझे फोन करते। तो आई थिंक ही इज गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि पुतिन इज नॉट प्लेइंग बॉल। और अब देखना कि पुतिन के खिलाफ तो फ्राइडे इज द डेडलाइन ना, कल। हम्म। तो देखते हैं कि पुतिन के खिलाफ क्या, पुतिन के पास कुछ भी ट्रेड नहीं है। जो अमेरिका ट्रेड करता है बोल रहे हैं ना, वो $2 बिलियन का है, उससे भी कम है। और सो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी, मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं है लेवरेज। तो ये एक ही लेवरेज है। और हो सकता है कि अगर चाइना के साथ कुछ अग्रीमेंट नहीं हो तो शायद चाइना के ऊपर भी कुछ पेनल्टी लगा सकते हैं। बट चाइना हैज थिंग्स टू हिट बैक एट अमेरिका। अब सवाल ये होता है, हाउ इज इंडिया गोइंग टू हिट बैक? बिकॉज पहली बार दिस इज अ टेस्ट ऑफ लेवरेज कि आपके पास क्या लेवरेज है टुवर्ड्स अमेरिका। एंड बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैड टैरिफ्स
टैरिफ वाला लेवरेज नहीं है तो इंडिया क्या करेगा? The only leverage that India has is to become more friendly with China, more friendly with Russia, or maybe के एक आध हफ्ते के अंदर. See, India can't wait for a long time. मतलब जब 25% जब टैरिफ लगा था तो इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे कि इस पे इंडिया को $30 बिलियन का नुकसान होगा ओवरऑल. दैट वाज द एस्टिमेट. अब ये $50 बिलियन से विल हैव टू वेट एंड सी 50% से कितना वो होता, और कुछ एक्सेप्शंस देते हैं यानी क्या फार्मास्यूटिकल्स पे एक्सेप्शंस हैं जो $10 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करता है इंडिया टू द यूएस, और जेनरिक ड्रग्स हैं ये, यानी वो सस्ते में, मतलब कई गरीब अमेरिकन के लिए फ़ायदेमंद है वो. तो अगर उस पर भी टैरिफ लग रहे हैं या नहीं, तो किस आइटम्स को उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है? आपको पता है आईफोन्स पे एग्जेम्पशन था अभी तक. तो वो जो टैरिफ 25% था वो आईफोन्स पे नहीं लग रहा था, तो हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जेम्पशन था. तो वी हैव टू लुक एट द फाइनर प्रिंट के किन गुड्स पे है बिफोर द इकोनॉमिस्ट कैन मेक ए डिटर्मिनेशन कि कितना है. लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इट इज गोइंग टू हैव, इंडिया की जो ग्रोथ रेट पिछले साल थी 6.5 थी, 25% के बाद कह रहे हैं 6.2% हो जाएगी इंडिया की ग्रोथ रेट. इंडिया की ग्रोथ रेट विल बी इम्पैक्टेड बाय 0.3%. अब वो ग्रोथ रेट क्या 6% के नीचे चले जाएगी? दैट इज द बिग क्वेश्चन नाउ टू आस्क. और मैं आपको बताता हूं कि ये जो विकसित भारत का जो गोल है, मैं आपके सुनने वालों को ऐसा समझाता हूं कि ये वनडे क्रिकेट मैच समझ ले, और 22 ओवर बाकी हैं, और आपकी रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 8.5. To reach विकसित भारत, इंडिया हैज टू ग्रो एट 8.5% फॉर द नेक्स्ट 22 years. तो हर ओवर में 8.5 रन बनाने पड़ते हैं. पिछले ओवर में 6.5 ही बने तो रन रेट बढ़ जाएगी. अगर इस ओवर में 5.9 पे अगर बैटिंग कर रही है इंडिया, तो नेक्स्ट 21 years में आप सोचिए कि रन रेट जाके 9 के करीब पहुंच जाएगा. तो विकसित भारत का गोल, विथ ईच डिक्लाइन एवरी ईयर दैट इंडिया डजंट हिट 8.5, वो रन रेट की रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जाएगी. विकसित भारत का जो गोल है 2047 का, वो अब 2050 की बात पहुंचा. सो द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस. ये बोलने का मेरा मतलब है इंडिया पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. और देखिए, इसके वजह से दूसरे चीज़ों पे भी काफ़ी असर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज लोन की. मेरे पास काफ़ी, मेरे क्रिटिक्स मेरे शोज देखते हैं, तो जब भी मैं बात करता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि अमेरिका की $9 ट्रिलियन की ग्रोथ हुई, तो इमीडिएटली वो कहते हैं अमेरिका का $37 ट्रिलियन का डेट है. तो अमेरिका का जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो 1.3 है, बट इंडिया इज ऑल्सो रीचिंग 0.9. यानी इंडिया पीछे नहीं है, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स आर मच हायर एट विच इट बोरोज मनी देन द यूएस, क्योंकि जो रेटिंग है इंडिया की, क्रेडिट रेटिंग इज टॉप से नंबर 4 है, यूएस अब टॉप से 2 पे आ गया है. सो इंडिया गेट्स अ मच हायर इंटरेस्ट रेट्स. तो ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है इसका, नितिन जी. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए स्मॉल. अगर ग्रोथ रेट आपका गिर गया है तो आपकी इकोनॉमी की जिस इंटरेस्ट रेट्स पे आप बोरो करते हैं वो बढ़ सकता है. सो दिस इज गोइंग टू रिक्वायर सम वेरी सीरियस थिंकिंग. प्लस इंडिया कैनॉट नॉट, मतलब इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकता. दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल डील है ये. नहीं सर, अगर और ये टिक गया, 25+25 की बात कर रहा हूँ, अगर ये टिक गया तो मैं समझना चाह रहा हूँ, आपकी इकोनॉमिक समझ भी बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ उसका कोई फायदा मिले हमें समझने में. क्या नौकरियां जाने वाली हिंदुस्तान में? क्या हिंदुस्तान में आम आदमी को क्या क्या असर होने वाला है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, नुकसान क्या होगा? देखिए, मैं वो आपकी चिड़वे की बात कर रहा था ना, अब वो चिड़वा हम्म। $100 वाला $150 हो जाएगा. देखिए, आई एम इन द टॉप, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं टॉप 25-30% में हूँ अमेरिका के. हम्म। यानी दुनिया की टॉप 1% में आ जाता हूँ. उसके बावजूद मेरी बेगम कल कह रही थी कि वी नीड टू रीथिंक इंडियन ग्रोसरीज इफ दिस 25% स्टिक्स, क्योंकि हम महंगा पैसा इंडिया का फूड लेने में लगते हैं. हम हम्म। आटा भी इंडिया से जो आटा आटा आता है वो लेते हैं. आई कैन नॉट शिफ्ट टू कैनेडियन आटा जो 35% टैरिफ पे आ रहा है, हम्म। नॉट 50%. समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों से अगर आपके एक्सपोर्ट्स गिरते हैं ना, इफ द एक्सपोर्ट्स श्रिंक होते हैं, दैट मीन्स जो आपकी
कंट्री के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी रेवेन्यू गिर जाएगा. दैट मीन्स दे विल फायर पीपल बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग एज मच. राइट. इंडिया ऑटोमोबाइल के भी पार्ट्स बेचता है अमेरिका को, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है. देखिए $85 बिलियन जो है उसमें जो 10% तो फार्मेसी है. अमेरिका का इंडिया का जो टोटल ट्रेड है ना नितिन जी, वो $340 बिलियन है, हम्म। जिसमें $210 बिलियन सर्विसेज है. और ये जो सारा खेल चल रहा है ये गुड्स पे चल रहा है खाली. अभी जो आप सॉफ्टवेयर भेज रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडिया, अमेरिका जो इंडिया को सॉफ्टवेयर, अब ये जो अब आप जो अगर आप ये यूट्यूब पे डालेंगे, देन दैट इज अमेरिकाज एक्सपोर्ट टू इंडिया. हम्म। यूट्यूब इज एक्सपोर्ट, नेटफ्लिक्स इज एन एक्सपोर्ट. ये सारी चीजें, दीज आर ऑल सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. उसका तो कोई जिक्र ही है नहीं हो रहा. वो $210 बिलियन का है. तो इंडिया कैन नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस. समझ रहे हैं ना आप मेरे से, कि तो झगड़ा सर, नहीं हो. नहीं बिल्कुल झगड़ा सही मोदी बात है, तो झगड़ कर सर्विस, तो समाधान तो ही नहीं सर्विस होगा। पे भी असर हो सकता है. अगर बिल्कुल आप नेटफ्लिक्स देखना छोड़ दें तो उतना हमारा नुकसान नहीं होगा जितना अगर हम टीसीएस के बजाय किसी और को चले जाए, सही बात है। मूव अब लेकिन आप बिहार चुनाव की बात कर रहे थे, उससे मुझे एक सवाल आया कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए, अब नरेंद्र मोदी घरेलू मोर्चे पर घेरेंगे, विपक्षी घेरेंगे, कहेंगे कि कुछ रिटेलिएट करो, मुंह तोड़ जवाब दो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, हम होते तो ये कर देते, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर वो जवाब देते हैं जो आप कह रहे हैं कि चलिए लड़ाई मोल ले लेते हैं, तो फिर भी वो घरेलू मोर्चे पर घिरते नजर आएंगे, क्योंकि अभी आपने पूरा अर्थशास्त्र समझा दिया कि कैसे मुनाफा कम हो जाएगा, लोगों को निकालना पड़ेगा, तो भी घिरने वाले हैं। तो सरकार के सामने कितनी मुश्किल स्थिति है अभी। पिछले 2-3 साल से. हाँ। देखिए अगर आप मैं पिछले 4-5 साल से बोल रहा हूँ इंडिया के ऊपर. 4 साल से, उससे पहले मैं मिडिल ईस्ट पे था. आई वॉज अ बिग फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर, जिस तरह से वो और फॉरेन पॉलिसी चल रही थी. 2023 वॉज इंडिया बेस्ट ईयर फॉरेन पॉलिसी. जो G20 समिट भी हुई इंडिया में, SCO भी हुआ. लेकिन उसके बाद से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज मोर अबाउट प्रमोटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी देन अबाउट प्रमोटिंग इंडियन नेशनल इंटरेस्ट. देखिए, इतना ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ गए? गाना, मालदीव्स, ट्रिनिडाड. ट्रिनिडाड मैं जब जाता हूँ, आई एम ए सुपरस्टार. जब ट्रिनिडाड के कॉन्फ्रेंस में दिन रात टीवी पे मैं ही होता हूँ, पता है. 2 बार गया हुआ हूँ मैं वहाँ पे. जो स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं, स्पीचेस दिए हैं. सो इट्स ए वेरी स्मॉल, छोटी सी कंट्री है. वहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या कभी सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे ट्रिनिडाड? तो ये जो प्रॉब्लम ये है कि दे हैव यूज्ड फॉरेन पॉलिसी टू प्रमोट प्राइम मिनिस्टर मोदी. 56 इंच का सीना, इस तरह के बातें. तो अब ही इज ट्रैप्ड बाय हिज ओन डिस्कोर्स ना. तो अब वो ऑपोजिशन वो चीज़ों को लेकर कहेंगे कि भाई 56 इंच का सीना है या कोई और चीज़ 56 इंच की है, आपकी पेट वगैरह, इस तरह के बातें शुरू हो जाएंगे. और इंडिया में क्या हो गया है, वन थिंग डॉक्टर जयशंकर का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को पॉपुलर कर दिया है. हाँ, उनके अब हर वजह आदमी से, इंटरेस्ट लेता है। हाँ, जिनको लेना भी नहीं चाहिए वो भी लेते हैं. मैं देखता हूँ बात कमेंट्स कि ऐसा थप्पड़ मारा यूरोप को. अरे भाई, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट. थप्पड़ नहीं मारा यूरोप को. सो अब क्या है, इफ दैट इज द रीजन व्हाई मोदी पॉपुलैरिटी इन मैजिक है, तो ही इज गोइंग टू बी अंडर प्रेशर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, नंबर वन, एंड टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड. वरना क्लियरली लगेगा नरेंद्र सरेंडर वाली बात आ जाएगी अगर ये बर्दाश्त कर ले. छोड़ दें बीजेपी को, छोड़ दें मोदी को, छोड़ दें, बट इंडिया के लिए दिस इज गोइंग टू बी डेवेस्टेटिंग. बिकॉज इंडिया ने धीरे धीरे पिछले 3-4 साल में अपने सारे अंडे वर स्लोली मूविंग इनटू द वेस्टर्न बास्केट ना. यस। मैं मजाक से कहता था कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं आई एम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ही साउंड्स लाइक ए लेबर यूनियन लीडर जो कहते हैं मैं लेबर यूनियन का लीडर हूं, लेकिन सारा दिन वो कंट्री क्लब में गुजारते हैं कैपिटलिस्ट के साथ. G7 को जा रहे हैं, G10 को जा रहे हैं, G20 को जा रहे हैं, फ्रांस को जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं. राइट. तो अब वो चीजें खत्म हो जाएंगी. सो इंडिया हैज टू, दिस इज ए टर्निंग पॉइंट नितिन जी के. लेकिन द डील कैन बी मेड, दैट इज द गुड थिंग. पॉजिटिव चीज मैं ये कह रहा हूं कि डील बन सकती है, विच मीन्स ट्रम्प हैज डन समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज फोर्सिंग इंडिया टू चूज बिटवीन अमेरिका एंड रशिया. और वही। पुतिन जो खड़े हुए हैं ना अपनी जगह पे, वो इंडिया के लिए नुकसानदेह हो रहा है. अगर पुतिन कह देते ठीक है,
let me meet with Trump and we can then settle a ceasefire. Let's have a trilateral between Putin, Zelensky and Trump. अगर पुतिन ये कह देते, I guarantee you ये 25% पे ही रहता। नहीं वहां नहीं, का वो जो फ्रस्ट्रेशन। आपने थोड़ी देर पहले बात की है वही साबित हो रही है अभी। आपने बिल्कुल। वो चीन के परिप्रेक्ष्य में कही थी कि डायरेक्ट झगड़ा थोड़ी करेगा चीन अमेरिका, लड़ाई होगी भारत की धरती पर। तो बेसिकली वही और घूम फिर कर आ गया कि यहीं पर ट्रम्प और पुतिन आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरे के सहयोगियों की बाहें मरोड़ेंगे। तो ये इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग है कि तुम इसका साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाहें मरोड़ेंगे। चलो बोलो पुतिन को कि बात करे। आई थिंक ही इज वेरी मच, मतलब मुझे लगता है कि यूरोपियंस के साथ बहुत अंडर प्रेशर हैं ये, बिकॉज हम्म। यूरोपियंस आर कैरिंग द फाइनेंशियल बर्डन ना। तो और देखिए यूक्रेन की जो लॉबीज हैं, यूक्रेन इज मतलब मैं मजाक से कहता हूं कि अमेरिका को पैसे अगर देना है तो अमेरिकन्स को ना दें, यूक्रेन को दें, क्योंकि सबके सब गोरे हैं। हम्म। अगर आप यहाँ पे पैसे देते हैं तो 12% काले हैं, 13-20% के करीब ब्राउन लोग हैं, चाइनीज इंडियंस को फायदा होता है। तो अमेरिका के टैक्स पेयर्स यूक्रेन को दें, सारे ओनली वाइट पीपल विल बेनिफिट। सो देर इज ए सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट टू इट। ये जो यस, वेस्ट का, इट इज नॉट बिल्कुल। जस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो हाँ इट हाँ, इज, हाँ, इट्स लाइक द इजराइल इश्यू ना। इजराइल में मजहब का चक्कर है, यहाँ पे रेस का चक्कर है रेस का यूक्रेन में। चक्कर है, बिल्कुल। और ट्रम्प अंडरस्टैंड्स दैट। जब इन्होंने कहा था कि नॉर्वे से क्यों नहीं आते इमिग्रेंट्स, तो यूक्रेन से ले लें आप। सो आई थिंक दिस इज अ फार मोर सीरियस एन इश्यू। और मैंने एक बात विवेक रामास्वामी के बारे में कहा था, जो मैं इंडिया की थिंक टैंक के लिए भी कह रहा हूं, कि जब भी मैंने विवेक रामास्वामी को कहा कि आप टेलीप्रॉम्प्टर के बाजू आप एक छोटा सा आईना रख लें जब आप तकरीर करते हैं, ताकि आप अपनी स्किन का कलर देखते रहें बोलते वक्त। डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ ब्राउन मैन। ही स्टार्टेड प्रिटेंडिंग एज इफ ही इज अ वाइट गाय। तो इंडिया आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड कि थोड़े सिविलाइजेशनल बैरियर्स है बिटवीन द वेस्ट एंड इंडिया, जो शायद कभी नहीं खत्म होंगे। प्लस इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम ए सिविलाइजेशन ना। ये जो हिंदू अवेकनिंग है, हिंदू नेशनलिज्म है, इट इज एम्फसाइजिंग कि वी आर नॉट वेस्ट। यहाँ पे छोटी इंडिया है एडिसन में, जहाँ हम्म। न्यू जर्सी में बहुत सारे गुजराती रहते हैं, बिजनेसेस वगैरह हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, अगर शॉपिंग वगैरह करने, मैं एक बार बाल कटाने चला गया था वहाँ पे। तो जो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए इंडियंस में, देयर इज अ लॉट ऑफ अवेकनिंग अबाउट प्राइड इन इंडिया एज अ सिविलाइजेशन। और वेस्ट का बहुत क्रिटिसिज्म है। सुब्रमण्यम स्वामी के बहुत सारे एंटी वेस्टर्न तकरीरों के पोस्टर्स नजर आते हैं मुझे वहां पर। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के इट हैज, इंडिया विल नाउ हैव टू थिंक डीपली एंड फ्रॉम स्क्रैच अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे प्रोफेसर मुक्तदर खान, जिनसे हम समझ रहे थे कि अब जो टैरिफ वॉर है किस तरफ जाने वाली है अमेरिका इंडिया की। क्योंकि जो हम सोच रहे थे ये होगा तो क्या होगा, वो होता होगा तो क्या होगा, एक्चुअली हो गया है। 25+25% टैरिफ लग गया है। और अब प्रॉब्लम इंडिया के सामने कि वो किस राह चले। हम पहले भी अपने पॉडकास्ट में बात कहते रहे हैं कि सबसे मुश्किल स्थिति होगी कि अगर हिंदुस्तान को चुनना पड़े कि वो अमेरिका के साथ जाए या रूस के साथ जाए। अब शायद चुनना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबके कमेंट पढ़ते हैं हम। बहुत-बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका कि इस पॉडकास्ट को आप सफल बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि हर मंगलवार आते हैं। आप ही का प्यार है कि इस बुधवार भी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।